Sir, what is the first step of managing finance? सेविंग्स जो होता है ना वो आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पिलर होता है। आज के टाइम में बहुत अच्छा एक जो सिक्योरिटी है या फिर कहे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है म्यूचुअल फंड्स का। Hello everyone, welcome back to the another episode of Exploration with Anshu, and today's guest is Professor Rohit sir, who is the Faculty of Finance and Placement Officer, and we are discussing on the topic personal finance for beginners. So sir, why is personal finance is so important for beginners? First of all, very good morning, and being a finance teacher, it's my sole responsibility to motivate people and to introduce what is the importance of finance. So if we talk about the finance, this is the pillar of any person's life. ठीक है, let's say if I'm earning and I'm having that much of money right now, but कोई ऐसा सिचुएशन आता है आपके लाइफ में जब आपकी जॉब चली गई, ठीक है, तो आपके पास तो कोई सुविधा नहीं है, आप फिर कैसे अपने डेली नीड्स को पूरा करेंगे। ऐसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट खर्च होते हैं वो बेसिक नीड्स की होती है, और अगर आपके पास आज बेसिक नीड्स जो भी आपकी है वो आप फुलफ़िल कर रहे हो तो नो डाउट आने वाले टाइम में भी आप उसको फुलफ़िल करने के लिए पैसे की डिमांड करोगे। तो जब आपके साथ एक एडवर्स कंडीशन आता है, जब आपके साथ कोई ऐसा कंडीशन आता है जिस समय आपके पास पैसा नहीं है, तो यही सेविंग्स जो आपने इन्वेस्टमेंट के रूप में या सिंपली सेविंग्स के रूप में करके रखा है वो कहीं ना कहीं आपका एक हेल्पिंग हैंड बनता है। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हम सभी लोगों को सेविंग्स के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सेविंग्स को अपने लाइफ में, और सेविंग्स कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा भी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, सही में सेविंग करना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट लाइफ में तो और भी ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड उतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आजकल के जनरेशन ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में। नहीं, आपको अभी पॉकेट मनी मिल रहा होगा तो क्यों ना हम लोग यहीं से एक सेविंग्स की हैबिट लगाए, क्योंकि सेविंग्स एक ऐसा चीज़ है ना जो इतनी जल्दी होगा नहीं और उसके लिए आपको हैबिट लगानी होगी। तो क्योंकि आप अभी जॉब में नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको अगर घर से पॉकेट मनी मिल रहा है तो आज अगर मेरे को लेट्स से कि 100 रुपीज़ पर डे मिल रहा है और मेरी जो एक्सपेंसेस है वो 100 रुपीज़ से कम है, तो जो एक्स्ट्रा मनी मेरे पास बच रहा है लेट्स से कि 20 रुपीज़, तो वो 20 रुपीज़ क्यों ना हम लोग आज ही से सेव करें, और इनफैक्ट सेव ना करें, उसको इन्वेस्ट करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को कुछ और अलग फ़ायदे हैं। सर, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस? लुक, फॉर द फर्स्ट स्टेप इफ़ वी टॉक अबाउट, सो सबसे पहले तो हमें अपना बजट देखना चाहिए, और उससे भी पहले हमें अपना एक्चुअल इनकम देखना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप जब सेविंग्स के लिए जाओगे तो जो आपकी इनकम होगी उसी में से सेविंग्स होगा, ठीक है। तो आप जितना इनकम कर रहे हो उसमें आपको फिर डिसाइड करना है कि आपके एक्सपेंडिचर प्लान्स कितने हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि बेसिक नीड्स की प्लान होगी, राइट, तो जो आपके बेसिक नीड्स की प्लान हो जाती है, ठीक है, वो जितना आपका खर्च है, लेट्स से एक रूल कहा जाता है फाइनेंस में हमारे 50-30-20 रूल। सो व्हाट इज द 50-30-20 रूल इज ऑल अबाउट? लेट्स से ए पर्सन इज अर्निंग 20,000 पर मंथ, उसकी बिगिनर है वो और जस्ट उसकी नौकरी लगी है और वो 20,000 की सैलरी कमा रहा है प्रति माह, ठीक है, तो उसका 50% मीन्स 10,000। तो 10,000 रुपीज़ उससे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स को कवर करने के लिए खर्च करना चाहिए। जैसे उसमें रेंट हो जाएगा, उसका ग्रोसरीज हो जाएगा, उसका ट्रैवल एक्सपेंसेस हो जाएगा, अपना ऑफिस आना जाना, या एनीथिंग जो उसके डे टू डे लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 30%। ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान जब जॉब करता है तो उसके कुछ डिज़ायर्स होते हैं, कुछ वांट्स होते हैं। पहली वाली तो नीड्स थी जो कि आपको बेसिक, आप पैसा कमाओ या ना कमाओ आपको तो फुलफिल करनी ही है। लेकिन जो डिज़ायर होता है ना, वो हो सकता है आप जब एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे तभी फुलफिल होगा। लेट्स से कि आपको एक स्कूटी खरीदनी है, या आपको आईफोन खरीदना है, या कोई भी एक छोटा सा भी चीज़, तो वो जो 30% पैसा है ना हमारा, वो कहीं ना कहीं उसके लिए जाना चाहिए। एक जैसे हम लोग जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सर, या जो न्यूली जॉब में आते हैं उनसे भी पता चलता है कि सर मैं बहुत स्ट्रेसफुल रहता हूँ अपने लाइफ में। तो ये जो स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस को बस्ट करना है हम लोग को। कैसे बस्ट करेंगे? तो कुछ इंटरटेनमेंट कर सकते हैं हम लोग, लाइक हम लोग एक आउटिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लाइक हम लोग मूवीज़ के लिए प्लान कर सकते हैं। तो
उनमें जो चीजें खर्च आ रही हैं दैट इज नॉट योर नीड, दैट इज ऑल योर व्हाट कम्स डिमांड। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो 30% पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात भी कर रहे हैं, वो है हमारा 20% का पार्ट। वो है क्या? वो है हमारा सेविंग्स। ठीक है, जैसा कि हमने सबसे पहले शुरुआत में ही कहा कि सेविंग्स जो होता है ना, वो आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पिलर होता है, आपका हेल्पिंग हैंड होता है। क्योंकि सेविंग्स जब आप एक बना के रखे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके एडवर्स कंडीशन में काम आएगा। सो जो आपकी 20% होगी, लेट्स से कि 20,000 में से आपका 20% होता है 4,000 रुपया, तो ये जो 4,000 रुपया होगा ना, ये हमेशा हर मंथ एक न्यू बिगनर कहो या किसी को भी कहो, उसे हमेशा से ही सेव करना चाहिए। सो आई थिंक दिस वुड बी द इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर अ बिगनर। ओके, हाउ मच शुड आई सेव एवरी मंथ? देखिए, जैसा अभी हमने वीडियो में कहा ही था कि 50-30-20 का रूल लगता है। सो एटलीस्ट हाउ ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना कमा रहे हो, लेकिन ये हमेशा से डिपेंड करता है कि 20% सेव किया जाए। आप बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स, आप बड़े से बड़े थिंकर्स या जो भी एक इंटेलेक्ट होंगे, उनसे भी आप पूछोगे तो 20% रूल हमेशा लाइफ में रहना ही चाहिए। क्योंकि ये 20% आने वाले टाइम में जब कंपाउंडिंग होगा तो ये 200% हो जाएगा। और जिस समय आपकी नीड होगी, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन उस समय तक काफी ज्यादा आपके पैसे की वैल्यू को गिरा चुका होगा। तो जब ये 200% हो जाएगा ना, तो आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंडिंग फैक्टर, जो हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग क्या होता है। सो बिल्कुल 20% का रूल तो हमेशा रखना ही चाहिए हम लोग को। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? Look, this is a very interesting question. Many in fact, I think the new beginners जो just job में आए हैं, शायद उनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी, if they are not from the finance background or any commercial backgrounds, economical backgrounds. So, savings और investment बहुत ही different है, दोनों ही अलग हैं। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा अंशु। सेविंग्स, लेट्स से कि वही एग्जांपल लेते हैं 20,000 वाला, ठीक है। आपने 20,000 कमाया, ठीक है, तो 4,000 सेव करना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस 4,000 रुपये को लाया और अपने घर के अलमारी में उसको वहाँ पे बंद करके सेफ में रख दिया, गोदरेज में रख दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट द सेविंग्स, ठीक है। अब एक बात बताइए आप हमको, इन्फ्लेशन तो आपको पता है हर साल, अभी जैसे रिटेल इन्फ्लेशन जो भी एक रेट चल रहा होगा आज का करंट, उस हिसाब से तो हर साल चीजें महंगी हो रही हैं, ठीक है। तो एक साल बाद जब आप पैसा को निकालेंगे वहां से, उस 4,000 रुपये को निकालेंगे या जितने भी आपके जमा होंगे उतनों को निकालेंगे आप, कितना % ग्रोथ हुआ होगा उसमें? कुछ भी नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा एक और बात है, हम सब लोग जानते हैं कि एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट यही कहता है, हमारी फूड सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम लोग बात करें तो हमें ये कहा जाता है कि पैसे को जितना ज़्यादा सर्कुलेट करोगे उतना ज़्यादा उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। बट हमने क्या किया, हमने तो एक लीकेज बना दिया। लीकेज का मतलब क्या कि एक नल से पाइप जुड़ा हुआ था, उस पाइप में एक छेद कर दिया और वो पानी बाहर आने लगा। और बाहर कहाँ आया? हमारे अलमीरे में आया। ठीक है ना। तो उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम बताएं। बैंक्स ठीक है, और बैंक्स है, फिर गोल्ड, हाँ ठीक है, चलिए कोई भी एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एक प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस लीकेज को इंजेक्शन के रूप में, मतलब पैसा निकला ना यहाँ से लीकेज के रूप में, उसको आप इंजेक्शन में भर लीजिए और इंजेक्ट कर लीजिए वापस से इकोनॉमी में। देखिए इकोनॉमी में पैसा लिमिटेड है और उस पैसे को रिवॉल्व जितना आप करोगे ना, सर्कुलेट करोगे, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू इनहैंस करेगी और अल्टीमेटली पैसे की वैल्यू इनहैंस करेगी तो आपका वेल्थ इनहैंस करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, उस पैसे को हमारी इकोनॉमी में वापस लाना चाहिए। ठीक है। तो आज के टाइम में मतलब इंटरनेट के आने के बाद या मतलब हमारे पास इतनी आउटरीच है कि हम बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स में, सिक्योरिटीज में उन पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर आप सभी लोग सुनते होंगे म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। हमेशा हम लोग हर जगह सुनते हैं अरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर दो या लमसम के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल में उस सेविंग से बहुत अलग हटके है।
आपने सेविंग्स में क्या किया था, लीकेज बनाया था, और इन्वेस्टमेंट में क्या किया, उसी लीकेज के उसी पानी को उठा के यानी उसी मनी को उठा के इंजेक्ट कर दिया वापस से इकोनॉमी। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस ऑफ सेविंग्स एंड द इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा लगा सुन के। एक्चुअली मैं तो BCA की स्टूडेंट हूँ, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब ट्राई ज़रूर करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलरली कहाँ करनी चाहिए? लाइक बिगनर्स के लिए उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो जो एकदम सेफ जगह हो वो कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, ये अंशु बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और आपके माध्यम से हम आज के हमारे यूथ को ये बिल्कुल एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे आज बहुत आउटरीच है, जैसा मैंने अभी कहा पिछले क्वेश्चंस में कि बहुत आउटरीच है। आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल ऐप्स हैं जो आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत लोग वीडियो बनाएंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लो, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट मेरा मानना पर्टिकुलरली है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बीइंग अ फाइनेंस टीचर, और मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आई एम इन्वेस्टर ऑल्सो। सो मेरा पर्टिकुलरली मानना ये है कि वी शुड थिंक फर्स्ट, ठीक है, कि हमारा जो पैसा है दिस इज अ हार्ड अर्न मनी, और वो पैसा अगर हम लोग कहीं भी, ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी में पैसा जो है वो सर्कुलेट होगा, तो अगर मेरे से लॉस होगा तो किसी को फायदा होगा, है ना। तो हम अपना पैसा क्यों ना एक ऐसे सिक्योरिटीज में लगाएं जहां पे हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगर आपने जैसे पूछा कि सबसे बिगनर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो देखिए आज के टाइम में बहुत अच्छा एक जो सिक्योरिटी है या फिर कहे जो ऑप्शन है हमारे पास, वो है म्यूचुअल फंड्स का। देखिए, शेयर्स ट्रेडिंग मैं कभी भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शेयर ट्रेडिंग गलत है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग गलत है, या कोई भी ऐसा आप जो ट्रेड कर रहे हो गलत है। बट प्रॉपर नॉलेज ना होने के बावजूद आप अगर ट्रेड में जाते हो तो वो आपके लिए बहुत हजार्डस है। जो भी आपकी हार्ड अर्न सेविंग्स होगी ना, जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे होगे, वो चला जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक ऐसा बैरियर क्रिएट करता है ताकि आपका रिस्क जो है ना वो हेज किया जा सके। जैसे अगर छोटा सा थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग बातचीत करें। म्यूचुअल फंड क्या है? एक आप ऐसे समझिए कि एक बाल्टी है, उस बाल्टी में एक बाल्टी पानी मेरे को रखना है, लेकिन वो जो बूंद बूंद से जो बाल्टी भरेगा ना, वो मैं अलग अलग लोगों से जो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो मैं लेके आऊंगा और उस बाल्टी में रखूंगा, राइट। अब ये जो बाल्टी है ये इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में जाएगा। कहाँ जा सकता है? शेयर मार्केट में जा सकता है, सिक्योरिटीज मार्केट में जा सकता है, मनी मार्केट में जा सकता है, और भी डेरिवेटिव मार्केट में जा सकता है, बॉन्ड्स मार्केट में जा सकता है, करेंसीज मार्केट में जा सकता है, गोल्ड्स मार्केट में जा सकता है, और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं जहां ये जा सकता है। लेकिन लेके कौन जाएगा और कब कितना इन्वेस्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडा है भाई। तो हमारे पास इस म्यूचुअल फंड में एक बहुत समझदार, एक बहुत एक्सपीरियंस और उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज रखने वाला पर्सन है जिसका नाम है फंड्स मैनेजर, ठीक है। और ये जो फंड्स मैनेजर है वही उस बाल्टी को उठा के ले जाएगा और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगा। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि सर मार्केट तो अनसर्टेन है, कहीं भी लाइफ इज ऑल्सो अनसर्टेन, सो कहीं भी वहां पे क्या रिस्क है या नहीं? बिल्कुल वहां भी रिस्क होगा, लेकिन कंपैरेटिवली एक ब्लाइंड जब एक इंसान सीधा जाके स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से तो रिस्क बहुत कम है। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि वो जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है ना अंशु, वो कहीं ना कहीं बहुत उसके पास एक्सपीरियंस है, कहाँ कितना स्टॉक कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस गोल्ड्स में करना चाहिए, कब हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना चाहिए, उसके पास इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो रिस्क फ्री या रिस्क जो है ना मिटिगेशन हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट। ओके, अब तो ज़रूर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत क्लैरिटी मिल गई है, तो हम लोग सारे लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। और पता है इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, लोगों को लगता है कि अरे इतना सारा पैसा एक बार में डालना है, जरूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बहुत सारे अलग अलग मीडियम से होता है। जैसे सबसे कॉमन है वो है SIP, आपने नाम सुना होगा, हमारे व्यूअर्स ने भी सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेट्स से कि वही 4,000 मेरे को सेव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 1,000 का 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ले लेता हूँ। ठीक है, किसी में हो सकता है गोल्ड वाला म्यूचुअल फंड्स हो, कोई ओपन एंडेड हो, कोई क्लोज एंडेड हो, कोई डायरेक्ट मिड कैप कंपनीज में लगा रहा हो, कोई लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा हो, कोई मल्टी कैप में लगा रहा हो, या कोई भी अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो वो जो है मेरे अकाउंट से हर महीना जो है ना
एक हज़ार का वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में चला जाएगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो एक बड़ा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी एक SIP का माध्यम है आपके पास। हाँ सर, आजकल के टाइम में इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, इतने सारे टूल्स हैं, इन सारे ऐप्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा ऐप यूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सा चीज़ सही होगा। तो ऐसा कौन सा ऐप है जो आप यूज़ करते हैं या फिर आपको सही लगता है हमारे बिजनेस के लिए? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के लिए जहाँ तक बात करें तो आज तो आपके जितने भी बैंक के डोमेन्स है उन बैंक के डोमेन्स के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक अगर आपके पास आप ICICI बैंक के कस्टमर है या IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा मिलता है ऑप्शंस। बट बोला जाता है कि इसमें अगर आप म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ भी सोचिए, समझिए, एनालाइज कीजिए, तब जाके इन्वेस्ट कीजिए, राइट। तो जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो ET मनी हो सकता है आपका। मनी कंट्रोल ऐप बहुत एक अच्छा ऐप है, जो मनी कंट्रोल ऐप है वो कहीं ना कहीं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, एनालिसिस करवाता है और तब आपको बताता है कि किस स्टॉक में कब क्या आएगा, और आप वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को कर सकते हो। बाकायदा और भी बहुत सारे ऐप हैं हमारे पास, जैसे ग्रो है, ज़ीरोधा है, कि जिसे हम काइट के रूप में जानते हैं। तो बहुत सारे ऐप्स हैं, बट माई प्रेफरेंस वुड बी मनी कंट्रोल और ET मनी। ओके सर, इज़ इट रिस्की टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स? आई थिंक क्योंकि उसमें लास्ट में ऐसा बोलते हैं कि बहुत रिस्क भी हो सकता है उस ऐड में, तो लोग कंफ्यूज भी होते हैं उसकी वजह से कि करें या ना करें। तो सचिन तेंदुलकर भी ऐड करते हैं उसमें, और MS धोनी सर भी करते हैं। देखिए एक रूल है, ठीक है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपका एक कोई गोल होता है, ठीक है। जैसे गोल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं हमारे: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल में आप क्या समझ सकते हो, जैसे आपको आने वाले टाइम में बहुत एक छोटा सा ही कोई गोल हो, 20,000 का कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या 20,000 का कुछ परचेज करना है। मिड टर्म गोल क्या हो सकता है, आपको एक बाइक खरीदनी है, iPhone 16 खरीदना है, आई थिंक 17 लॉन्च हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में जब आप मैरिड हो जाएंगे अंशु, आपके बच्चे होंगे, उनको कहीं ना कहीं हायर एजुकेशंस के लिए देना है। आप जानते हो ना इन्फ्लेशन जो जा रहा है, तो आज जो एजुकेशन में हमारा खर्च हो रहा है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म है। तो अब ये पहले गोल समझना है हम लोग, तब हम लोग रिस्क को एनालाइज कर पाएंगे और तब जाके हेज कर पाएंगे। तो जैसे हमने अपना गोल समझ लिया कि हमारा क्या लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है या मिड टर्म गोल है, ठीक है। अब जैसे म्यूचुअल फंड्स जो है ना, वो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए होता ही नहीं है, ठीक है। जब भी होगा वो मिड टर्म गोल होगा या मैक्सिमम केसेस में होगा वो लॉन्ग टर्म गोल होगा। अब जैसे देखिए उस ऐड में ही जहां आपने देखा, वहां पे ये भी कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक टिकना सही है, ठीक है। तो अभी जैसे क्या है ना, मार्केट्स ऑब्वियसली जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट्स है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, और मार्केट का मतलब होता है सप्लाई एंड डिमांड। किसी चीज की सप्लाई बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस डाउन हो जाएगा। और किसी भी चीज का अगर डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, सप्लाई कम है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये मार्केट के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। लेकिन सिंपल टर्म्स हम ये समझे कि ये जो मार्केट है ना, इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन अल्टीमेटली एक जो है ना वो इंक्लाइंड पे ही जा रहा है, रिक्लाइन नहीं कर रहा है, वो इंक्लाइंड पे ही जा रहा है। तो अगर एक समझदार इन्वेस्टर हैं आप और आपने सही तरीके से म्यूचुअल फंड्स का चयन किया है, सही म्यूचुअल फंड का चयन किया है, तो इन माय पर्सनल व्यू कि यू शुड स्टे लॉन्गर। और एक और रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना से आज आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं हर साल, क्योंकि आपकी सैलरी अगर बढ़ रही है हर साल, आपका अप्रेजल हो रहा है हर साल, तो आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में भी हर साल इंक्रीज होना चाहिए। वो आप परसेंटेज देख लो, अगर आप 20% करने के लिए हो सक्षम, 20% करो। इनफैक्ट करना तो 100 टाइम्स चाहिए, 100% चाहिए। जैसे अगर आज 1,000 से हम लोगों ने SIP स्टार्ट किया, अगले साल मेरे को क्या करना चाहिए, 2,000 से SIP करना चाहिए, तीसरे साल में हो सकता है 4,000 करना चाहिए, लेकिन अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है देन ओनली। सो रिस्की नहीं है ये, ठीक है, बट सोच समझ के एक गोल के अनुसार अगर हम लोग चले ना तो लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल फायदा देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं पहले फाइनेंस में, क्योंकि वो लोग को तो अभी कुछ आइडिया उतना रहता नहीं है, तो बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा मिस्टेक है जो एक अंशु, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन जो था ना, मतलब इससे रिलेटेड एक टॉपिक आ रहा था और मैं चाह रहा था कि बच्चों तक ये शेयर हो जाए, इनफैक्ट हर लोगों तक ये शेयर भी हो जाए, तो आपके माध्यम से ये क्वेश्चन है। देखिए लोन्स क्या है, डेट क्या है, कर्ज क्या है, बहुत इजी।
आप आज पेट्रोल पंप पे भी जाओगे तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए आ जाएंगे। आप बैंक जाओगे वहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेल होगा। क्या है ये क्रेडिट कार्ड? क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? क्या हमें EMI पे कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए? देखिए, बुरा नहीं है, दुनिया में कोई चीज बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके दोनों पहलू होते हैं, प्रॉस भी होता है तो कॉन्स भी होता है। तो हम लोग को समझना चाहिए। आज जो हमारे यंग इन्वेस्टर्स हैं या जो यंग बिगनर्स हैं जो जॉब में आ रहे हैं, उनके साथ ज्यादा गलती क्या हो रही है? बच्चा कमा रहा है 20,000 रुपया, लेकिन उसके ख्वाब है 40,000 वाले। तो जो 20,000 वाला बच्चा है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पूर्वजों ने कहा है जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ। लेकिन अभी तो मेरा पैर जो है ना वो बड़ा होने लगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 40,000 का ड्रीम कर रहे हैं, और उस ड्रीम को ये कंपनियां, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं टैकल कर रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जहां नीड होगा वहीं पे सप्लाई आएगा। ठीक है ना? तो नीड आया कि अच्छा मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दो ना। क्रेडिट कार्ड क्या है? आप जो आज पैसा कमा रहे हो ना, जो फ्यूचर में कमाओगे उसको पहले ही खर्च कर ले रहे हो। जैसे अंशु, तुमने क्या किया कि 40,000 का कुछ परचेज कर लिया, और उसका EMI पर मंथ के लिए तुम्हारे पास लेट से कि 4,000 आया। तो जब तक कि EMI आप नहीं चुकाते हो तब तक तो आप कर्ज के तले हो। ठीक है ना? आज आप जितना भी अर्न कर रहे हो, लेट से 30,000 रुपीज अर्न कर रहे हो, तो उसमें से 4,000 तो आपको हर बार दे ही देना है ना। क्यों देना है? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक खर्च कर चुका है जिसका पैसा आपके पास अभी नहीं है। तो जो आपने अभी कमाया ही नहीं है वो आपने खर्च कर दिया, तो ऑब्वियसली आप गुलाम बन गए। तो आप अपने ही फाइनेंस के गुलाम हो। क्यों करना है मेरे को ऐसा? उससे अच्छा क्या है? बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए? ठीक है, मेरे कुछ ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट्स है कि मैं इतना ही कमा रहा हूँ, मैं इतना ही खर्च कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, वी शुड प्लान। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया था ना, तो 4,000 करके 5 महीना 10 महीना अगर हम करेंगे, 10 महीना करते हम, तो 40,000 तो ऐसे ही आ जाता। तो 40,000 वहाँ पे जो 10 महीना में मेरे पास पैसा है उसको फिर इन्वेस्ट हम लोग कर ले। राइट, ये होता है। और एक जो इन्फॉर्मेशन हम लोग मतलब बच्चों के साथ देखते हैं, आज क्रिप्टो है। ठीक है, इवन आपको भी पता होगा कि क्रिप्टो को आज कोई भी हमारी रेगुलेटरी बॉडी ऑथराइज नहीं कर रही है, चाहे सेबी हो या कोई भी हो। ठीक है, तो बच्चे या लोग वहाँ पे क्रिप्टो में ज़्यादा कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं, या हो सकता है ब्लाइंड स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है, रैंडम किसी भी शेयर्स को उठाया और उसमें अच्छा उसने बोल दिया था, फलाने ने बोल दिया था, मेरे को कहीं से टिप मिल गया था, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप जितना कमाओगे नहीं वो गवाओगे। मैंने जैसे कहा था ना कि ये पूरा मार्केट जो है ना वो एक है, कोई कमा रहा है तो एट द सेम टाइम कोई गवा रहा है। तो आप गवा रहे हो तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कमा रहे हैं, ये बात समझना है। ठीक है, और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रहता है हमारा, तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोगों को करना चाहिए। बट जो भी करें हम लोग अपने इनकम को देख के ही करें, क्योंकि अगर मेरी इनकम अलाउ नहीं करती है और मेरा प्लान बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट नहीं करेगा। और हमेशा से इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले रखना चाहिए, इनफैक्ट सेविंग्स को नहीं। मैंने समझाया था सेविंग्स क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, तो सेविंग्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो हमारी इकोनॉमी को इंजेक्ट करेगा। सर, जो अभी फैंटेसी लीग में जो बच्चे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर उसको क्या कहा जाए, वो गलत है? मैं अगर आपको कहूँ कि आप एक गैम्बल में जा रहे हो, आपको गैम्बलिंग करना है, कैसीनो में जाना है, सो दैट इज गुड और बैड? बैड, ऑफ कोर्स बैड। बस दैट इज द सेम थिंग। आप समझो ना, कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी गेम ले लो, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक मार्केट से पैसा लाने का जरिया है। ठीक है, क्योंकि जो पर्टिकुलर कंपनी है वो मार्केट से बहुत अलग अलग तरीकों से पैसा लेके आ रही है, और उससे वो कंपनीज क्या कर रही है, खुद इन्वेस्ट कर रही है। देखिए बात वही है, वो कंपनीज आपको बैरियर बना दिया, आपसे पैसा लाना है उसको, तो उसने क्या किया, गेम निकाल दिया, कबड्डी, क्रिकेट, व्हाटएवर गेम्स, और उससे आपको क्या करवाया, इन्वेस्ट करवा दिया। और आप इन्वेस्ट क्यों किए? क्योंकि आपने देखा अच्छा वो फलाना 1 करोड़ रुपया जीत गया इस गेम में, इस IPL मैच में उसने 1 करोड़ रुपया जीत लिया। कितना रेशियो है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 करोड़ लोग में शायद ही 1 लोग उस गेम को जीत पाए। तो आप एक बात को समझिए, दिस इज द रेस, दिस इज द, बोलते हैं ना कि गैम्बल, जहां पे आपको फंसाया जा रहा है, आपको लालच दिया जा रहा है कि देखो आप 10 रुपए लगाओगे तो 1 करोड़ जीत जाओगे। कितनी % प्रोबेबिलिटी है? तो थोड़ा स्मार्ट बनना है हम लोगों को। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, बट बिल्कुल अगर आप स्मार्ट नहीं हो तब तो नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर नॉलेज है किसी चीज का, हाँ आप करिए, ठीक है। या आपको लगता है कि नहीं मेरा इंट्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इस पे बोली लगाऊंगा यही जीत जाएगा, तब तो भाई कोई बात नहीं है। बट एक कॉमन पीपल को आंख बंद करके कभी भी इन सारी चीजों के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ,
आजकल के स्टूडेंट्स तो उनका आधा ज़रिया यही हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी से खुश हो जा रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा हो गया। और देखिए ये एक मार्केट ऐसा है, आपने हर्षल मेहता जो मूवी थी उसमें भी देखा होगा कि ये मार्केट ऐसा है ना, वो जानता है कि आप आओगे और आओगे तो आपको लालच होगा। तो पहले बार में जब आप 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 15 रुपए कमा के देगा वो आपको। दूसरे में 20 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो फिर 25 रुपए देगा। तीसरे में जब आप तुम लेके जाओगे 1000 रुपया तो हो सकता है वो तुमसे 1000 का लॉस करवा दे। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में तो बहुत सही चलता है, फिर बाद में ऐसे सब अटक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना है हम लोगों को। और ऑब्वियस सी बात है कि जितना समझदार बनेंगे, एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा अपना वेल्थ और हेल्थ दोनों ही देखता है। ठीक है, और हेल्थ का मतलब है फाइनेंशियल हेल्थ। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके बहुत सारी क्लैरिटी मिली है हम सबको। ऑफ कोर्स BCA स्टूडेंट हम लोग यहाँ से BCA कर रहे हैं, हमें थोड़ी कम नॉलेज रहती है इन सब चीज़ों के बारे में। आई थिंक आप सब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सबको इस पॉडकास्ट के थ्रू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।